इंटेलिजेंस वाले मुझे हथकड़ी समेत एक तरफ लेकर चले। कई एक बरामदों की भूल भुलैयों में से गुजार कर ये लोग मुझे एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। छत के साथ 2 रस्से लटक रहे थे और दीवार के साथ लोहे का एक स्ट्रेचर नुमा शिकंजा पड़ा था। मुझे दी जाने वाली अजियतों का अलमनाक बाब शुरू होने वाला था। जालिंधर इंटरोगेशन में मुझे जो अजियतें दी गईं, उन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरे जिस्म को आहनी शिकंजे में फंसा कर कसा गया। सारा दिन मुझे छत से उल्टा लटकाए रखा गया। मेरे जिस्म में पानी दाखिल करके पेट को बजाते तो मेरी चीखें निकल जाती। नाजुक हिस्सों को जलते सिगरेटों से दागा गया। मैं बेहोश हो जाता तो मेरे होश में आने का इंतजार किया जाता। होश में आता तो तशद्दुद का बहीमाना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि मैं मौत की दुआएं मांगने लगा। लेकिन इन तमाम अजियतों के बावजूद मैंने उन्हें वो मालूमात न दी जो वो मुझसे हासिल करना चाहते थे, यानी ये कि मेरे साथी भारत में कहां पर हैं, उनका खुफिया कोड क्या है। मैंने एक ही रट लगाए रखी कि मैं रजाकाराना तौर पर अकेला ही जासूसी करने भारत आया था और मेरा यहाँ कोई साथी नहीं। इसकी वजह ये थी कि एक तो उन्होंने मुझे जम्मू में रंगे हाथों पकड़ा था, दूसरी ये बात भी उन पर खुल गई थी कि मैं हिंदू साधु नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। उनके सामने मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। बस इतना एतराफ जरूरी था कि मैं रजाकार जासूस हूँ और अपने तौर पर भारत आया था। जब वो लोग मुझसे अपनी बात न मनवा सके और उन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का भी कुछ इल्म न हो सका, तो मुझे इंटरोगेशन सेंटर के उकूबत खाने से निकाल कर सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया गया। 1 महीना मुझे फांसी की तंगोतारी कोठरी में बंद रखा गया, फिर जराइम पेशा कैदियों के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चूंकि मैं पाकिस्तानी जासूस मशहूर था, इसलिए जेल के हिंदू और सिख कैदी मुझसे बुरा सलूक करते, आते जाते मुझे गालियां दी जाती। मैं लोहे की सलाखों वाली बैरक के कोने में चुपचाप बैठा दूर जेल की ऊंची दीवार को देखता रहता। उस दीवार के 2 कोनों पर ऊंची मचाने बनी थी, जहां सिपाही हर वक्त पहरा देते थे। अजियतें बर्दाश्त करते करते मैं कमजोर हो गया था। मुझे यही बताया गया कि मेरा चालान ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा, मगर वो वक्त न आना था न आया। सेंट्रल जेल में आने से इतना फायदा जरूर हुआ कि मुझे अजियत और तशद्दुद से निजात मिल गई थी। दूसरे यहाँ पतली दाल और जली हुई रोटियां ही सही, लेकिन 2 वक्त खाने को मिल जाता। मेरी खोई हुई ताकत बहाल होना शुरू हो गई। यूं ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान में मैंने वहां से फरार की कई तरकीबें सोची, मगर उन पर अमल न कर सका। एक तो मैं अकेला था, उसके अलावा मुझ पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जाती। रात को बैरक के बाहर भी मुसल्लह पहरेदार गश्त करते रहते थे। मुझे महसूस होता कि जेल के अंदर भी पहरेदारों की निगाहें मेरी मुसलसल निगरानी कर रही हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट एक हिंदू टेकराम शर्मा था, जो जाहिर है संगदिल इंसान था और कैदियों को खुद अपने दफ्तर में बुलाकर बेद से पीटता था। गाली हर वक्त उसकी जबान पर रहती थी। मेरे साथ उसका सलूक इतना बुरा नहीं था। गाली गलौज कर लेता, मगर उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था। साफ लग रहा था कि उसे ऊपर से हिदायत मिली है कि मेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। शायद हुक्काम बाला को अभी तक यकीन नहीं था कि अगर मेरा कोई जासूस साथी है तो वो किसी न किसी रूप में मुझसे मुलाकात करने जरूर आएगा। हफ्ते में एक रोज जब मुलाकात का वक्त आता तो मुझे बैरक से निकाल दिया जाता और पहरेदार जानबूझकर इधर उधर हो जाते। मैं उनकी इस चाल को बखूबी समझ रहा था, लेकिन अव्वल तो मेरा वहां कोई साथी नहीं था और अगर होता भी तो वो कभी मुझसे मुलाकात न करने आता। तहाँ मैं मुलाकातों के वक्त जेल के सहन में चल फिर कर कैदियों से मुलाकात करने वालों का मुशाहिदा करता। अब मैंने वहां से फरार होने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे कोई वाज़ेह तरकीब मेरे जहन में नहीं आई थी। जेल में मेरी एक सिख कैदी से सलाम दुआ हो गई थी, जो डाके और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। उसका नाम घुम्मन सिंह था। ऊंचा लंबा जात का जट था, दाढ़ी को ऊपर खींचकर रुमाल से बांधे रखता। आंखें खूनियों जैसी थीं, मगर दिल का साफ और बेलौस था। खरी बात मुंह पर कह देता। सुपरिटेंडेंट जेल भी उससे डरता था और उसको कभी गाली वगैरह नहीं दी थी। घुम्मन सिंह से सारे कैदी खाइफ रहते थे और उसकी बड़ी आओभगत करते थे। वहां मशहूर था कि घुम्मन डकैत ने 12 खून किए हैं। घुम्मन सिंह डकैत से मेरी दोस्ती की इब्तिदा एक इत्तेफाकी हादसे से हुई। वो नाप जेल से जालिंधर की सेंट्रल जेल में लाया गया था। उसे यहाँ आए अभी 1 महीना ही हुआ होगा कि सारी जेल में उसकी बदमाशी की धाक बैठ गई। उसकी मुलाकात को बड़े बड़े पगड़ों और रेशमी लाचों वाले अमीर सिखाते और उसे हर रोज बाहर से खाना भी पहुंच जाता था। और जब कभी उसे शराब मिल जाती तो नशे में बदमस्त होकर वो बड़ा उधम मचाता। घुम्मन सिंह डकैत ने एक रोज शराब के नशे में सुपरिटेंडेंट जेल शर्मा को गाली देकर कहा कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वो जेल में रहकर भी उसके सारे खानदान को कत्ल करवा देगा। शर्मा डर गया और घुम्मन सिंह डकैत के सामने आने से हमेशा गुरेज करता। एक दिन बारिश के बाद मौसम खुला तो घुम्मन सिंह डकैत बैरक से निकलकर पीपल के दरख्त तले ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। वो कैदी उसकी पिंडलियां दबाने लगे। घुम्मन सिंह डकैत अपनी दाढ़ी को बांट कर रुमाल में बांधकर ऊपर चढ़ा रहा था कि अचानक उधर से मेरा गुजर हुआ। घुम्मन सिंह डकैत की पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने देखा कि पीपल के तने में से एक काला सांप निकलकर घुम्मन सिंह की तरफ बढ़ रहा है। जो 2 मुशक्कती घुम्मन सिंह की चापी कर रहे थे, उनकी नजर भी सांप पर न पड़ी। मैं बेख्तियार चिल्लाया, घुम्मन सिंह या सांप। घुम्मन सिंह
अपनी जगह से उछला, मगर इतने अरसे में सांप उसे डस चुका था। पहले तो सिंह को पता ही न चला कि मुशक्कत ही भाग गए। सांप ने घुम्मन सिंह की रान पर डसा था। वो तहमत उठाकर अपनी रान को देखते हुए बोला, ओए डंग मार गया ओए। सांप का जहर अपना असर दिखाने लगा था। घुम्मन सिंह को चक्कर आ गया। वो बैठ गया और जहां सांप ने काटा था उस जगह अपनी पगड़ी उतार कर बांधने की कोशिश करने लगा। मैं लपक कर उसके पास आ गया। मेरे पास सीधा कर दिया हुआ सांप का मनका उस वक्त भी मौजूद था। मैंने उसे चीथड़े में लपेट कर अपने बाजू के साथ बांध रखा था। बुरे से बुरे हालात में भी मैंने उस मनके को अपने से जुदा नहीं किया था। उसके बारे में हर किसी को मैंने यही बताया था कि ये काला पत्थर मेरी वालिदा की निशानी है, जो उन्होंने मरते वक्त मुझे दी थी, और कहा था कि इसे अपने से कतई जुदा न करना। खुदा जाने क्यों ये सुनकर किसी ने मुझसे उस मनके के बारे में फिर कोई सवाल न किया। मैंने इंटरोगेशन सेंटर में जानलेवा तशद्दुद बर्दाश्त किया। उस वक्त भी ये मनका मेरे पास ही रहा। मैंने घुम्मन सिंह को लेट जाने का कहा और बाजू पर बंधा चीथड़ा खोलकर मनका निकालकर घुम्मन सिंह की रान पर उस जगह रख दिया जहां सांप ने काटा था। वहां शोर मच गया, कैदी जमा हो गए, सिपाही और पहरेदार भी आ गए। मैंने ये कहकर किसी को करीब न आने दिया कि मैं सुलेमानी मनके पर दम पड़कर सांप का जहर जायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा के सांप का मनका इंतहाई सरियुल असर था। उसने देखते ही देखते सांप का सारा जहर चूस लिया। घुम्मन सिंह को बैरक में ले जाकर लिटा दिया गया। सुपरिंटेंडेंट जेल और वार्डन भी आ गए। घुम्मन सिंह का बयान और मेरे अलावा मुशक्कती कैदियों की भी शहादतें कलमबंद की गईं। घुम्मन सिंह को गर्म दूध पिलाया गया। शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस वाक्य ने घुम्मन सिंह को मेरा गर्विदा बना दिया। आदमी बहादुर और दिल का खरा था। एक रोज कहने लगा, करमदीन तुम नौजवान हो, अगर तुम सचमुच पाकिस्तानी जासूस हो तो मुझे बता दो। मेरा बाहर बड़ा असर रसूख है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। मैंने अपना नाम करमदीन बताया हुआ था। मैं अपना राज कभी उस पर जाहिर नहीं कर सकता था। मैंने उसे भी वही मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ, मगर भारत की सैर करने और भारतीय फिल्में देखने की लालच में सरहद पार करके जहाँ गया। तमिलनाडु तक घूमता फिरता रहा। जम्मू में पुलिस को मुझ पर शक हुआ तो साधु का भेष बदल लिया। कश्मीर की सैर करने का इरादा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। घुम्मन सिंह मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। मुस्कुराया और बोला, आदमी तुम बड़े पक्के हो। फिर मेरे कांधे पर हाथ मारकर बोला, करमदीन कुछ भी हो, आसी तुम्हारे यार हैं, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे जरूर काम आएंगे। घुम्मन सिंह को बाहर से जो खाना आता वो मुझे उसमें जरूर शरीक करता, मगर मैं इससे ताल्लुकात उस्तवार करने के बारे में बड़ा मोहतात था। अपने तौर पर मैं वहां से फरार होने की तरकीबों पर गौर करता रहता। एक दिन मैं अपनी बैरक वाली कोठी में बाहर बैठा धूप सेंक रहा था कि जेल का असिस्टेंट वार्डन 2 हवालदारों के साथ एक बदहाल कैदी को घसीटे हुए लाया और मेरे साथ वाली कोठरी में उसे धक्का देकर गाली दी और कहा, जहां से अब तेरे पाकिस्तान का सदर भी तुझे निकाल नहीं सकेगा। ये कहकर वो लोग चले गए। पाकिस्तान का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने साथ वाली कोठरी में जाकर देखा कि एक उधेड़ उम्र का मगर मजबूत डील डोल वाला आदमी, जिसकी खुशखशी दाढ़ी थी और जिसने शलवार कमीज पर गर्म स्वेटर पहन रखा था, फर्श पर आंधे मुंह पड़ा था। मैंने उसका चेहरा उठाया तो उसके होंठों से खून बह रहा था और माथे पर नील के निशान थे। उसे बहुत मारा पीटा गया था। मैंने कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और गुलूगीर आवाज में कहा, इन काफिरों से मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैंने सवाल किया, तुम्हारा जुर्म क्या है? वो बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मेरी कोठरी से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं चुपके से उठकर बाहर आ गया। मेरा जहन अभी तक सोच रहा था कि वार्डन ने ये क्यों कहा था कि जहां से तुझे पाकिस्तान का सदर भी निकाल नहीं सकता, कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। मैं उठकर दोबारा कोठरी की तरफ जाने लगा तो घुम्मन सिंह उधर से गुजरा। बोला, करमदीन ये नया रंगरूट कहाँ से आया है? मैंने अनजान बनकर कहा, मुझे मालूम नहीं, वार्डन इसे यहाँ फेंक गया है। रात को बड़ी सर्दी थी, बर्फानी हवा चल रही थी। मैं पुराने कंबलों में लिपटा अपनी कोठरी के कोने में दुबका पड़ा रहा कि मुझे साथ वाली कोठरी से कराहने की आवाज सुनाई दी। ये नए कैदी की आवाज थी। अचानक वो कलमा शरीफ का विर्द करने लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया हो। अब मुझसे रहा न गया। मैं उठकर दबे पांव उसकी कोठरी में दाखिल हुआ। वो गंदे कंबलों के ढेर में पड़ा कराहते हुए बार बार कलमा पढ़ रहा था। मैं करीब जाकर बैठ गया। भाई क्या तकलीफ है? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस कैदी ने मुझे डांटते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे मरने दो, मैं इस्लाम और अपने प्यारे पाकिस्तान के नाम पर जान दे रहा हूँ। फिर उसकी आवाज बंद हो गई। मुझे तशवीश हुई। मैंने देखा कि वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसका सांस चल रहा था। मैंने बैरक में गश्त करते हवालदार को जाकर सूरत हाल बताई तो उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम चाचे लगते हो उसके, वो भी तुम्हारी तरह पाकिस्तानी जासूस है, मरता है तो मरने दो, चलो अपनी कोठरी में, अब बाहर निकले तो शूट कर दूंगा। मैं वापस अपनी कोठरी में आकर लेट गया। दूसरे दिन सुबह काफी दिन चढ़े जेल के वार्डन ने मेरे साथ वाले पाकिस्तानी जासूस की कोठरी में जाकर उसे कोई दवाई पिलाई और उसे गालियां देता वापस आ गया। सारा दिन नया कैदी बाहर न निकला। शाम को डॉक्टर भी उसका मुआयना करके चला गया। रात के वक्त नए कैदी को उठाकर जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां वो सारी रात पड़ा रहा।
2 दिनों के बाद मैंने उसे जेल की डिस्पेंसरी के बाहर जमीन पर धूप में उकड़ू बैठे देखा। वो बहुत बीमार लग रहा था। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे कुदरती तौर पर उससे हमदर्दी हो गई थी। मैंने करीब जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने गुस्सीली नजरों से मुझे देखते हुए गुर्रा कर कहा, तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? दफा हो जाओ, तुम वार्डन के पिट्ठू हो, तुम मुझसे कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और उसने मुझे गंदी गाली दे दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं पी गया। उसने मुझे वार्डन का पिट्ठू कहकर मेरी तौहीन की थी। शायद उसे ये पता नहीं था कि मैं भी मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तान के जासूस होने का इल्जाम है। मैंने जब उसे बताया कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है, इस पर उस नए कैदी ने घूर कर मुझे देखा और बोला, तुम बकवास करते हो। तुम अगर मुसलमान हो भी तो वार्डन के पिट्ठू हो। तुम भारतीय हुकूमत के नौकर हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जाओ अपना काम करो। उस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा कि उससे मजीद बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां से चला आया, लेकिन मेरे दिल में उस मुसलमान कैदी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, खास तौर पर जबकि उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम था। अगरचे ये नया मुसलमान कैदी मुझे अपने करीब आने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। घुम्मन सिंह को बाहर से माल्टे आते थे। वो मुझे खाने को देता तो मैं 2 माल्टे छुपा कर रख लेता और नए मुसलमान कैदी को जाकर दे देता। आहिस्ता आहिस्ता चंद रोज के बाद उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम रमजान है, मेरा घर पाकिस्तान के शहर सक्खर में है, मैं पुलिस का खोजी था। फिर पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स ने स्मगलरों को पकड़ने के लिए मेरी खिदमत हासिल की। कुछ दिन उनके लिए काम करता रहा। अब उन्होंने मुझे जासूसी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और एक रोज मुझे एक दूसरे पाकिस्तानी जासूस के साथ बॉर्डर क्रॉस करवा कर भारत भेज दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं जालंधर रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है कि तुम भी पाकिस्तानी जासूस हो। तुमने किस तरह से बॉर्डर क्रॉस किया था? क्या तुम्हारा ताल्लुक भी पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स से है? मैंने अपने बारे में उससे बताना मुनासिब न समझा। बस इतना कह दिया कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ मगर जासूस नहीं हूँ। मैं तो इंडियन फिल्में देखने के शौक में बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गया था। गिरफ्तार कर लिया गया। रमजान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, करमदीन। मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ और मेरे बाप का खिरात का कारखाना है जहाँ मैं खिरात पर काम करता था। रमजान मुझे बुरा भला कहने लगा। बोला, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रखा है। इंडियन फिल्मों को शौक से देखते हो, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को अपना हीरो बनाए फिरते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे वतन के गद्दारों से बात नहीं करना चाहता। मुझे रमजान की वतन परस्ती के जज्बे ने बेहद मुतासिर किया था। मैं अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि रमजान ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मगर तुम पाकिस्तानी होकर झूठ बोलते हो। मैंने झूठ नहीं बोला मगर तुमने झूठ बोला है। मैं जानता हूँ तुम पाकिस्तानी जासूस हो। मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि तुम जम्मू तवी में पकड़े गए थे। मेरा साथी भी जम्मू तवी गया था। उसका टारगेट भी जम्मू का एक पुल था। मुझे उसके अंजाम के बारे में कुछ पता नहीं। क्या तुमने उसे देखा है? मैं कश्मकश में पड़ गया। उस शख्स के पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन था मगर मैं अपने बारे में कुछ बताते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने उससे उसके साथी का नाम के बारे में पूछा तो वो बोला, असली नाम तुम जानते हो कि हम कभी नहीं बताया करते। मुझे मालूम है कि तुमने भी अपना गलत नाम बताया है। मेरा असली नाम भी रमजान नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई होने के नाते मैं तुम्हें अपने साथी के बारे में जरूर बताऊंगा कि वो एक साधु के भेस में था। उसने जम्मू शहर के किसी बाग के दरवाजे पर अपनी कुटिया बना रखी थी। मैं कुछ चौंका मगर इस तहय्युर को मैंने अपने चेहरे पर जाहिर न होने दिया। ये शख्स उस साधु के बारे में कह रहा था जिसने वाकई जम्मू शहर के कंपनी बाग के दरवाजे के पास अपनी झोंपड़ी बना रखी थी और जहां मैं भी जाया करता था। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि रमजान वाकई पाकिस्तानी जासूस था। मुझे जम्मू वाले साधु के बारे में इल्म था कि वो वहां से फरार हो गया था और जिंदा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना राज खोलना मुनासिब न समझा और कहा, अगर तुम कहते हो कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ तो ठीक है, बेशक कहो, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारे किसी साधु साथी से नहीं मिला और जम्मू के बाग में भी कभी नहीं गया। रमजान ने सर झुका लिया, फिर चेहरा उठाकर मुझे देखते हुए कहा, करमदीन तुम्हारा जो कोई भी नाम है, मैं अगर फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गया तो अपने महकमे में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम बहुत पुख्ता तजुर्बाकार और काबिल एतबार जासूस हो क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। आदमी बदमिजाज भी था। मैं खामोशी से वहां से चल दिया। इस वाक़े के 2 रोज बाद दोपहर के वक्त वो मेरी बैरक के करीब आकर रुक गया, फिर इशारे से कीकर के दरख्त के पास जाने को कहा। मैं उठकर उधर को चल पड़ा। सोचा शायद ये मुझे कोई राज की बात बताने वाला है। रमजान जासूस थोड़ी देर कीकर के आसपास मंडलाता रहा, फिर मेरे करीब आकर उसने कीकर की एक शाख तोड़ी और बोला, इसकी मिसवाक बड़ी अच्छी होती है। वो दाएं बाएं देख रहा था, फिर आहिस्ता से कहने लगा, करमदीन, मुझे चेकअप के लिए ये लोग कल बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं। मैंने हर कीमत पर रास्ते में फरार होने का मंसूबा बना लिया है। तुम्हें अगर बाहर अपने किसी साथी को पैगाम देना है तो दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। मुझे बाहर किसी को कोई पैगाम नहीं देना था।
मैंने कहा रमजान, बाहर मेरा कोई साथी नहीं है, मगर तुम जल्दी में कोई कदम ना उठाना, ये लोग 1 सेकंड में गोली मार देंगे तुम्हें। वो मेरे पास बैठकर यूं ही मिसवाक करते हुए कहने लगा, करमतीन अहमक न बनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम दोनों के सामने एक ही मिशन है,